कभी सोचा है कि होम लोन या कार लोन की ईएमआई अचानक क्यों बढ़ जाती है? या फिर कभी-कभी बाजार में चीज़ों के दाम, खासकर सब्जियों के, आसमान छूने लगते हैं और फिर कुछ महीनों बाद सब नॉर्मल हो जाता है। इन सब उतार-चढ़ाव के पीछे एक बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति काम कर रही होती है, जिसे कहते हैं मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इस जटिल लेकिन बेहद ज़रूरी विषय को परत दर परत खोलने में हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल। और इसे कोई मतलब किताबी विषय समझने की भूल ना करें। ये एक ऐसा कड़ा संतुलन साधने वाला खेल है जिसके दो छोर हैं। एक तरफ है देश का आर्थिक विकास यानी ग्रोथ और दूसरी तरफ है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। अगर विकास को तेज करने के लिए बाजार में ज्यादा पैसा डाला जाए तो महंगाई बढ़ने का डर, और अगर महंगाई को रोकने के लिए पैसा खींचा जाए तो विकास की रफ्तार धीमी पड़ने का खतरा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई हर 2 महीने इसी रस्सी पर चलने की कोशिश करता है। तो चलिए इसी संतुलन के खेल को समझते हैं। हमारा मिशन ये जानना है कि आरबीआई ये करता कैसे है, कौन से हथियार इस्तेमाल करता है और सबसे जरूरी इसका हमारी जेब और हमारी जिंदगी पर सीधा असर कैसे पड़ता है। ठीक है, तो इस खेल को समझने से पहले मैदान के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों का अंतर समझ लेते हैं। हमें अक्सर दो शब्द सुनने को मिलते हैं, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके मैदान और खेलने के तरीके वो बिल्कुल अलग है। हाँ, और ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी वो पूरी तरह से सरकार के हाथ में होती है। इसका सीधा मतलब है सरकार पैसा कहाँ से कमाएगी और कहाँ खर्च करेगी। तो जब भी बजट आता है और हम सुनते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब बदल गया या सरकार सड़कों और रेलवे पर इतना पैसा खर्च करेगी, तो वो सब सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा है। अच्छा, तो बजट में जो भी घोषणाएं होती हैं वो फिस्कल पॉलिसी है। तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का बॉस केंद्रीय बैंक है, यानी भारत में आरबीआई। इसका सरकार से सीधा लेना देना नहीं है। आरबीआई का काम टैक्स लगाना या खर्च करना नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई और उसकी लागत यानी ब्याज दर उसको कंट्रोल करना है। इसके लिए वो रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर जैसे अपने खास उपकरणों का इस्तेमाल करता है। संक्षेप में कहें तो एक काम सरकार का है और दूसरा केंद्रीय बैंक का। दोनों का लक्ष्य एक ही है, आर्थिक स्थिरता, पर रास्ते अलग अलग हैं। यहाँ पर बात अब सच में दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि मौद्रिक नीति के दो मुख्य रूप हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक कार की तरह सोचना, जिसमें एक एक्सेलरेटर है और एक ब्रेक। यह एक बेहतरीन सादृश्य है। पहला है विस्तारवादी मौद्रिक नीति, जिसे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। यह कार का एक्सेलरेटर है। सोचिए, अर्थव्यवस्था की गाड़ी धीमी चल रही है, नौकरियां नहीं बन रही, कंपनियां निवेश नहीं कर रही, तो आरबीआई एक्सेलरेटर दबाता है। वो ब्याज दरें, खासकर रेपो रेट, कम कर देता है। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो ये बिल्कुल सही लगता है। आरबीआई ने रेपो रेट घटाया, बैंकों को सस्ता पैसा मिला, तो उन्हें आगे हमें भी सस्ता लोन देना चाहिए। पर हमने अक्सर देखा है कि आरबीआई जब रेट कम करता है तो बैंक उसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने में महीनों लगा देते हैं। लेकिन जब रेट बढ़ता है तो ईएमआई बढ़ने का एसएमएस अगले ही हफ्ते आ जाता है। इस देरी के पीछे क्या खेल है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में मौद्रिक नीति का ट्रांसमिशन कहते हैं, पॉलिसी ट्रांसमिशन। और ये आरबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके कई कारण हैं। बैंकों की अपनी लागत होती है, उनके पास पुरानी ज्यादा ब्याज वाली एफडीज होती हैं, और वे अपना मुनाफा भी बचा कर रखना चाहते हैं। इसलिए आरबीआई के रेट कट का पूरा फायदा और तुरंत ग्राहकों तक नहीं पहुंचता। ये इस एक्सेलरेटर की एक कमी है कि उसे दबाने और गाड़ी की रफ्तार बढ़ने के बीच एक गैप होता है। लेकिन अगर ये ट्रांसमिशन हो भी जाए और लोगों को सस्ता लोन मिलने लगे, तो इसका मतलब है कि लोग ज्यादा खर्च करेंगे, घर, गाड़ी, फ्रिज सब कुछ खरीदेंगे। इससे अर्थव्यवस्था में जान आएगी। बिल्कुल, यही इसका मकसद है। जब लोग और कंपनियां ज्यादा खर्च करते हैं तो मांग बढ़ती है, फैक्ट्रियां ज्यादा सामान बनाती हैं और विकास को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए इसे विस्तारवादी कहते हैं, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था का विस्तार करती है। लेकिन हर एक्सेलरेटर के साथ एक जोखिम भी है। अगर उसे ज्यादा दबा दिया जाए तो गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो सकती है। और वो जोखिम है महंगाई का। सही कहा। जब बाजार में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है और उसके मुकाबले चीजें और सेवाएं उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, तो हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। अति मुद्रास्फीति
यानी हाई इन्फ्लेशन। और यहीं पर आरबीआई को कार का ब्रेक दबाना पड़ता है, जिसे कहते हैं संकुचनकारी मौद्रिक नीति, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब जब महंगाई बढ़ने लगती है, जैसा हमने हाल के कुछ सालों में देखा, तो आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर देता है। हाँ, वो रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाता है, तो वो भी आगे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सब महंगे कर देते हैं। इससे लोगों के लिए कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है, वो खर्च कम कर देते हैं और बाजार में पैसे का प्रवाह यानी लिक्विडिटी कम हो जाती है। जब मांग घटती है तो बढ़ती कीमतों पर लगाम लगती है। लेकिन इस ब्रेक का भी एक साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट ये है कि इससे आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। कंपनियां निवेश करने से कतराने लगती हैं क्योंकि कर्ज महंगा हो जाता है, और इससे नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। मतलब एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। बिल्कुल, यही वो संतुलन है जिसकी हम बात कर रहे थे। ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच सही तालमेल बिठाना ही मौद्रिक नीति का सबसे बड़ा चैलेंज है। आज हम जिस तरह से मौद्रिक नीति को देखते हैं, जहां एक पूरी कमेटी बैठकर फैसले लेती है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारे स्रोत बताते हैं कि 2016 में इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा, एक तरह से क्रांतिकारी बदलाव आया था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। 2016 से पहले मौद्रिक नीति से जुड़े सारे फैसले लेने की अंतिम शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के पास थी, आरबीआई गवर्नर। हालांकि उनकी मदद के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति होती थी जिसमें एक्सपर्ट्स और डिप्टी गवर्नर होते थे, लेकिन उनकी सलाह मानना या ना मानना वो पूरी तरह से गवर्नर पर निर्भर था। उनके पास वीटो का अधिकार था। तो ये तो एक तरह से वन मैन शो जैसा था। मतलब बाजार के सारे बड़े निवेशक, अर्थशास्त्री सब सिर्फ एक व्यक्ति के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते होंगे। गवर्नर के बयानों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से संकेत ढूंढते होंगे। बिल्कुल, इसे गवर्नर वॉचिंग कहा जाता था। लेकिन इसमें एक जोखिम था। अगर गवर्नर का कोई फैसला गलत हो जाए या उन पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव आ जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता था। इसी को बदलने के लिए 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया और एक 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी बनाई गई। और इस एमपीसी के आने से क्या बदला? सब कुछ बदल गया। अब फैसले कोई एक व्यक्ति नहीं लेता, बल्कि 6 लोग मिलकर लेते हैं। इस समिति में 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से होते हैं, गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और आरबीआई बोर्ड का एक अधिकारी, और बाकी 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए बाहरी विशेषज्ञ होते हैं जो जाने माने अर्थशास्त्री होते हैं। फैसला बहुमत से होता है, हर सदस्य का 1 वोट। और अगर वोट 3-3 से बराबर हो जाए तो? तब आरबीआई गवर्नर अपना दूसरा वोट डालते हैं, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं, और वो निर्णायक होता है। लेकिन यह सिर्फ एक ढांचागत बदलाव नहीं था। इसका असली असर यह हुआ कि अब बाजार गवर्नर वॉचिंग नहीं करता। अब वो इन 6 सदस्यों के अलग अलग आर्थिक दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करता है। समिति की मीटिंग के बाद जो मिनट्स पब्लिश होते हैं, उनमें पता चलता है कि किस सदस्य ने क्या तर्क दिया, किसने पक्ष में वोट दिया और किसने विपक्ष में। इससे फैसलों में कहीं ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही आई है। बहस अब एक व्यक्ति से हटकर 6 अलग अलग दृष्टिकोणों पर केंद्रित हो गई है। तो अब जब ये 6 सदस्यों वाली एमपीसी फैसले लेती है, तो इस ग्रोथ और महंगाई की खिंचतान में उनके तर्कश में कौन-कौन से तीर हैं? आरबीआई के इस टूल किट में क्या-क्या है? इन उपकरणों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। तो मतलब मात्रात्मक उपकरण ये तय करते हैं कि सिस्टम में कुल कितना पैसा यानी लिक्विडिटी रहेगी, और गुणात्मक उपकरण ये तय करते हैं कि वो पैसा सही और जरूरी जगहों पर जा रहा है या नहीं। अच्छा, यहाँ दिलचस्प बात इनके असर करने का तरीका है। मात्रात्मक उपकरण पूरी अर्थव्यवस्था में पैसे की लागत, मतलब ब्याज दरों को ऊपर या नीचे करते हैं। और ये किसी में भेदभाव नहीं करते। नहीं, अगर लोन महंगा होगा तो सबके लिए होगा। वहीं गुणात्मक उपाय जो हैं वो चयनात्मक होते हैं। वो ये देखते हैं कि कहीं कोई सेक्टर जरूरत से ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा, या कोई जरूरी सेक्टर पैसे की कमी से तो नहीं जूझ रहा। हाँ, वो अर्थव्यवस्था में पैसे के बहाव को दिशा देते हैं। तो पहले बात करते हैं उन बड़े हथियारों की जिनका जिक्र हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, यानी मात्रात्मक उपकरण। इनमें सबसे पहले आता है रेपो रेट। हम सब जानते हैं कि ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। लेकिन असली खेल तो वो मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठकों में होता है।
सही कहा। रेपो रेट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अर्थव्यवस्था की दिशा पर लगाया गया एक दांव है। अच्छा। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि एमपीसी की हर बैठक में इस बात पर तीखी बहस होती है कि विकास को प्राथमिकता दें या महंगाई को। ये तो हमेशा की बहस है। बिल्कुल। अगर रेपो रेट घटाया तो लोन सस्ते होंगे, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, कंपनियां निवेश करेंगी और विकास बढ़ेगा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि महंगाई बढ़ सकती है। हाँ, बाजार में पैसा ज्यादा होने से महंगाई भी बढ़ सकती है। और अगर रेट बढ़ाया तो महंगाई काबू में आएगी, लेकिन विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। ये एक बहुत ही महीन संतुलन है। और बैंक दर भी तो कुछ ऐसा ही काम करती है ना। हाँ, लेकिन एक अहम फर्क के साथ। रेपो रेट शॉर्ट टर्म कर्ज के लिए होता है, जबकि बैंक दर लंबी अवधि के लिए। ओके। आज की तारीख में मौद्रिक नीति का जो मुख्य संकेत है वो रेपो रेट से ही मिलता है। बैंक दर अब एक तरह से एक दंडनीय दर, मतलब पेनल रेट के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल होती है अगर बैंक कुछ नियमों का पालन ना करे। ठीक है, तो ये तो हो गया पैसे की कीमत तय करना। लेकिन आरबीआई तो पैसे की मात्रा को भी सीधे नियंत्रित करता है। बिल्कुल। यहीं पर सीआरआर और एसएलआर आते हैं। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर बैंकों के लिए इनके मायने बहुत अलग हैं। बहुत अलग। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, ये बैंकों की कुल जमा का, मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का वो हिस्सा है जो उन्हें नकद के रूप में आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है। अनिवार्य रूप से। हाँ, और सबसे जरूरी बात, इस पैसे पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता। अच्छा। यही बात इससे बैंकों के लिए कड़वी गोली बनाती है। ये पैसा उनके लिए एक तरह से डेड एसेट है, जिस पर वे कोई कमाई नहीं कर सकते। मतलब ये पैसा सीधा सीधा सिस्टम से बाहर होकर आरबीआई की तिजोरी में लॉक हो गया। बिल्कुल। तो जब भी आरबीआई सीआरआर बढ़ाता है, बैंकों के मुनाफे पर सीधी चोट पड़ती है और उनके पास लोन देने के लिए पैसा भी कम हो जाता है। एकदम सही। वहीं दूसरी तरफ एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये जमा का वो हिस्सा है जिसे बैंकों को अपने पास ही रखना होता है। लेकिन कैश में नहीं। नहीं, बल्कि सुरक्षित और तरल संपत्तियों में, जैसे सरकारी बॉन्ड्स, सोना या नकद। तो इस पर बैंक कुछ कमा लेते होंगे। हाँ, इस पर बैंक कुछ ना कुछ कमा लेते हैं, इसलिए ये सीआरआर जितना सख्त नहीं है। एसएलआर एक तरह का सेफ्टी बफर है जो ये सुनिश्चित करता है कि किसी संकट के समय बैंक अपनी देनदारियों को पूरा कर सकें। ठीक है, ये तो रोजमर्रा के उतार चढ़ाव को संभालने के लिए हो गया। हमारे स्रोतों में तरलता समायोजन सुविधा यानी एलएएफ का भी जिक्र है। हाँ। ये क्या काम करती है? एलएएस को आप बैंकिंग सिस्टम का डेली कैश मैनेजमेंट टूल कह सकते हैं। ओके। इसके दो हिस्से हैं, रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो की बात हम कर चुके हैं, जहां बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। और रिवर्स रेपो इसका ठीक उल्टा होगा। हाँ, जब बैंकों के पास दिन के आखिर में अतिरिक्त पैसा बच जाता है तो वे उसे आरबीआई के पास जमा करके ब्याज कमा सकते हैं। तो जब आरबीआई को लगता है कि सिस्टम में बहुत ज्यादा नकदी है, तो वो रिवर्स रेपो रेट को आकर्षक बनाकर बैंकों को ज्यादा पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है और इस तरह सिस्टम से अतिरिक्त लिक्विडिटी को सोख लेता है। एलएएफ तो रोजमर्रा के लिए हो गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कोई आपात स्थिति आ जाए, जैसे किसी अफवाह के कारण एक बैंक से अचानक सब लोग पैसा निकालने लगें, क्या तब भी रेपो रेट पर ही निर्भर रहना पड़ता है या कोई पैनिक बटन भी है? बहुत अच्छा सवाल है। इसी पैनिक बटन को सीमांत स्थायी सुविधा यानी एमएसएफ कहते हैं। एमएसएफ ये 2011 में शुरू की गई एक आपातकालीन खिड़की है। अगर किसी बैंक को रातों रात नकदी की जरूरत पड़ जाए और कहीं से इंतजाम न हो, तो वह एमएसएफ के तहत आरबीआई से उधार ले सकता है। और ये महंगा पड़ता होगा? हाँ, ये हमेशा रेपो रेट से ज्यादा महंगा होता है, फिलहाल 0.25% ज्यादा। बैंक अपनी कुल जमा, जिसे तकनीकी भाषा में एनडीटीएल कहते हैं, मतलब आम लोगों का बैंकों में रखा कुल पैसा, बिल्कुल, उसका 1% तक का कर्ज एक रात के लिए ले सकते हैं। तो रेट्स और रिजर्व रेशो को बदलना तो ठीक है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष तरीके हैं। क्या आरबीआई के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे वो सीधे बाजार में उतरकर पैसों की सप्लाई को तुरंत घटा या बढ़ा सके, जैसे कोई बड़ा स्विच ऑन या ऑफ कर दे? बिल्कुल, और इसी को खुले बाजार परिचालन यानी ओएमओ कहते हैं। ओएमओ यह आरबीआई का सबसे शक्तिशाली और सीधा हस्तक्षेप करने वाला उपकरण है। इसका मतलब है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों यानी बॉन्ड्स की सीधी खरीद फरोख्त करना। कैसे? जब आरबीआई को बाजार में पैसा डालना होता है तो वो बैंकों से बॉन्ड्स खरीदता है और उन्हें पैसा देता है। इससे सिस्टम में लिक्विडिटी तुरंत बढ़ जाती है। और जब पैसा सोखना होता है तो वो बॉन्ड्स बेचता है। सही। लेकिन इसमें एक खतरा नहीं है? अगर आरबीआई बहुत ज्यादा सरकारी बॉन्ड खरीदने लगे
तो क्या वो एक तरह से सरकार के घाटे को फाइनेंस नहीं कर रहा है? इसे तो नोट छापना भी कहा जा सकता है। ये एक बहुत ही वैध चिंता है और अर्थशास्त्रियों के बीच हमेशा बहस का विषय रहती है। इसीलिए ओएमओ का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाता है। इसी से जुड़ा एक और उपकरण है बाजार स्थिरीकरण योजना, यानी MSS। इसका जन्म तब हुआ जब भारत में विदेशी निवेश तेजी से आ रहा था, जिससे रुपए की कीमत बहुत बढ़ रही थी। अच्छा। उस अतिरिक्त लिक्विडिटी को सोखने के लिए आरबीआई ने MSS के तहत नए बॉन्ड्स जारी किए। इसका मकसद सरकारी खर्च के लिए पैसा जुटाना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बाजार से अतिरिक्त नकदी को हटाना था। तो ये थे बड़े और भारी हथियार। अब बात करते हैं उन उपकरणों की जो ज्यादा सटीक और लक्षित हैं, यानी गुणात्मक उपकरण। हाँ, जो इस बात पर ध्यान देते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है। चलिए मार्जिन आवश्यकताओं से शुरू करते हैं। ये क्या है? मार्जिन का मतलब है किसी सिक्योरिटी यानी जमानत के बदले दिए जाने वाले ऋण और उस सिक्योरिटी के वास्तविक मूल्य के बीच का अंतर। एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर हैं और आरबीआई ने मार्जिन 40% तय किया है, तो बैंक उन शेयरों को गिरवी रखने पर आपको सिर्फ 60,000 रुपए का ही कर्ज दे सकता है। अच्छा, तो 40,000 का मार्जिन रखना होगा। हाँ, अगर आरबीआई को लगता है कि शेयर बाजार में या रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा सट्टेबाजी हो रही है, तो लोग कर्ज लेकर पैसा लगा रहे हैं, तो वो उस खास सेक्टर के लिए मार्जिन बढ़ा सकता है। इससे उस सेक्टर में कर्ज का प्रवाह अपने आप कम हो जाएगा, बिना पूरी अर्थव्यवस्था की ब्याज दरों को छेड़े। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। और जब कोई किश्तों पर कार या टीवी जैसी चीजें खरीदता है, क्या आरबीआई उस पर भी लगाम लगा सकता है? हाँ, इसे उपभोक्ता ऋण विनिमयन कहते हैं। अच्छा। याद है, दिवाली के समय 0 डाउन पेमेंट और आसान EMI के ढेरों ऑफर आते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आरबीआई को लगे कि लोग जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और इससे महंगाई का खतरा बढ़ रहा है, तो वो बैंकों से कह सकता है कि इन ऑफर्स को बंद करो और कम से कम 20% डाउन पेमेंट लो, या किश्तों की संख्या कम कर दो। हाँ, इससे अचानक ही बड़ी खरीदारी का जोश ठंडा पड़ जाता है। ये सीधे उपभोक्ता के खर्च करने की क्षमता पर असर डालता है। अगले दो उपकरण तो वित्तीय कम और अनुशासनात्मक ज्यादा लगते हैं। नैतिक अनुनय और प्रत्यक्ष कार्यवाही। नैतिक अनुनय सुनने में तो बहुत सौम्य लगता है। क्या सिर्फ सलाह देने से बैंक मान जाते हैं? क्या इसका कोई असली असर होता है? अक्सर हो जाता है। सोचिए, जब गवर्नर खुद बैंकों के CEOs के साथ बैठक में कुछ करने को कहते हैं, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। सही बात है। जैसे महामारी के बाद आरबीआई ने बैंकों को MSME क्षेत्र और छोटे व्यवसायों में ऋण प्रवाह बनाए रखने के लिए लगातार प्रेरित किया। ये नैतिक अनुनय का एक बड़ा उदाहरण था। तो ये एक औपचारिक आदेश नहीं होता? नहीं, लेकिन इसका वजन बहुत होता है। और अगर कोई बैंक इस अनुनय को नजरअंदाज कर दे तो तब क्या होता है? तब आरबीआई अपना आखिरी और सबसे कड़ा हथियार इस्तेमाल करता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई। मतलब? हमारे स्रोत बताते हैं कि अगर कोई बैंक बार बार आरबीआई के निर्देशों की अनदेखी कर रहा है, तो आरबीआई उस पर जुर्माना लगा सकता है, उसकी नई शाखाएं खोलने पर रोक लगा सकता है, या कुछ गंभीर मामलों में उसे कर्ज देने से भी मना कर सकता है। बाप रे। हाँ, ये एक तरह से आरबीआई का वीटो पावर है, जिसका इस्तेमाल बहुत कम लेकिन प्रभावी ढंग से किया जाता है। इसके अलावा ये सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था के जरूरी क्षेत्रों को भी कर्ज मिले, आरबीआई ऋण की राशनिंग भी करता है। सही। इसी के तहत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण यानी PSL आता है। हाँ, और ये सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके तहत बैंकों को अपने कुल ऋण का एक निश्चित हिस्सा, जैसे 40%, कुछ खास क्षेत्रों को देना अनिवार्य है। किन क्षेत्रों को? इनमें कृषि, छोटे उद्योग, MSME, शिक्षा, गरीबों के लिए आवास और निर्यात जैसे क्षेत्र शामिल है। तो ये सुनिश्चित करता है कि ऋण केवल मुनाफे वाले बड़े कॉरपोरेट घरानों तक ही सीमित न रह जाए। बिल्कुल, बल्कि अर्थव्यवस्था की नींव को भी मजबूत करे। लेकिन क्या इससे बैंकों पर ऐसे क्षेत्रों में लोन देने का दबाव नहीं बनता जहां शायद जोखिम ज्यादा हो या मुनाफा कम? ये एक क्लासिक बहस है। बैंकों का तर्क होता है कि इससे उनकी दक्षता पर असर पड़ता है, लेकिन आरबीआई का दृष्टिकोण ये है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में सिर्फ मुनाफा ही एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता। समावेशी विकास भी जरूरी है। हाँ, समावेशी विकास के लिए ऋण का समान वितरण जरूरी है। तो हमने इन सभी उपकरणों को देख लिया, मात्रात्मक जो पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं और गुणात्मक जो सटीक निशाना लगाते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है?
आरबीआई इस पूरे टूल बॉक्स का इस्तेमाल करके असल में हासिल क्या करना चाहता है? इन सभी का अंतिम लक्ष्य एक स्वस्थ और स्थिर अर्थव्यवस्था बनाना है, जिसके 4 मुख्य स्तंभ हैं, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, मूल्य स्थिरता बनाए रखना, यानी महंगाई को काबू में रखना। दूसरा, आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। हाँ, महंगाई पर काबू पाने की कोशिश में विकास का गला नहीं घोटना है। और तीसरा, इन दोनों को संतुलित करके रोजगार के अवसर पैदा करना। जब व्यापार बढ़ेगा और निवेश आएगा तो नौकरियां भी पैदा होंगी। और आखिरी, और अंत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करके मुद्रा विनिमय दर को स्थिर रखने में मदद करना। एक स्थिर रुपया आयात निर्यात और विदेशी निवेश के लिए बहुत जरूरी है। मात्रात्मक उपकरण अर्थव्यवस्था के इंजन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, तो गुणात्मक उपकरण स्टीयरिंग व्हील की तरह उसे सही दिशा देते हैं। रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर ये सिर्फ आर्थिक शब्द नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आर्थिक जिंदगी को चलाने वाले कोड हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go.